स्क्लेरोस्पोरा की रिप्रोडक्शन इन स्क्लेरोस्पोरा, अलैंगिक जनन कैसे होता है स्क्लेरोस्पोरा में। तो मैं आपको एक स्लाइड अभी शेयर करूंगी कैसे स्क्लेरोस्पोरा में लैंगिक जनन होता है। तो आप ये स्लाइड में देखना, ठीक है, ये वाली स्लाइड है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो अपन ने कल देखा था कि जो प्रत्येक बीजाणुधानी अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं स्क्लेरोस्पोरा में, तो प्रत्येक बीजाणुधानी एक अधिगोलाकार, एक इलेप्टिकल काचाभ, हाईलाइन एवं चिकनी भित्ति वाली संरचना होती है। इनके ऊपरी सिरे पर एक चोंच जैसा उभार या पेपिला पाया जाता है। तो इस पेपिला के कारण इनकी आकृति नींबू के समान दिखाई देती है। तो देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, ये है स्पोरेंजियम, ये है स्पोरेंजियम। तो प्रत्येक बीजाणुधानी कैसी है, एक अधिगोलाकार संरचना है और चिकनी भित्ति वाली संरचना होती है। और इसके ऊपरी सिरे पे देख रहे हो, ऊपरी सिरे पर एक चोंच जैसा उभार या पेपिला पाया जाता है, और पेपिला पाया जाता है। और पेपिला के कारण इसकी आकृति, किसकी आकृति, स्पोरेंजियम की आकृति एक नींबू के समान दिखाई देती है। ठीक है, नींबू के समान दिखाई देती है। और बीजाणुधानियों की लंबाई 21 से 30 माइक्रोन होती है तथा बीजाणुधानियों की चौड़ाई 12 से 20 माइक्रोन होती है। तो बीजाणुधानियों का निर्माण रात्रि के समय होता है, मतलब स्पोरेंजिया फॉर्मेशन ड्यूरिंग नाइट। बेटा आवाज अभी नहीं आई किसी की। बीजाणुधानियों का निर्माण रात्रि के समय होता है तथा सूर्योदय के पहले बीजाणुधानियां झड़ जाती हैं। तो बीजाणुधानियों का निर्माण रात्रि के समय होता है तथा सूर्योदय के पहले ये झड़ जाती हैं, और इनका प्रकीर्णन, इनका डिस्पर्सल वायु के द्वारा होता है तथा ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 6 घंटों तक जीवनक्षम रहती हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक की बीजाणुधानियां आशुपाती होती हैं तथा डिस्पर्सल के प्रकीर्णन के तुरंत बाद ही बीजाणुधानियों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो बेटा, ये देखो बेटा, आवाज नहीं आए। ये जो स्पोरेंजियोफोर है, बीजाणुधानी धरों पर बीजाणुधानी का निर्माण हो रहा है। और ये बीजाणुधानी मतलब जब स्पोरेंजियम से बीजाणुधानी क्या हो जाता है, बीजाणुधानी का स्फुटन हो जाता है, मतलब स्फुटन, बहिष्ठ बीजाणुधानी दिख रही है आपको, स्पोरेंजियम दिख रहा है। तो अपन बात कर रहे हैं अब जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजियम इन स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक में बीजाणुधानी का अंकुरण। तो परपोषी की पत्ती पर अनुकूल नमी एवं वातावरण की अवस्था में बीजाणुधानी का अंकुरण प्रारंभ होता है, और इसका जीव द्रव्य लगभग 12 से 13 एक केंद्रकीय जीव द्रव्य खंडों में विदलित हो जाता है। ये देख रहे हो बेटा, ये जो बीजाणुधानी है, इसका जब नम वातावरण होता है, अनुकूल वातावरण होता है, तो बीजाणुधानी मतलब स्पोरेंजियम का अंकुरण प्रारंभ होता है। और जब स्पोरेंजियम का, ये बीजाणुधानी का अंकुरण होता है, तो इसका स्पोरेंजियम का, बीजाणुधानी का जो जीव द्रव्य है 12 से 13 एक केंद्रकीय जीव द्रव्य खंडों में विदलित हो जाता है, और प्रत्येक खंड के रूपांतरण से
प्रत्येक खंड के रूपांतरण से एक वृक्काकार किडनी शेप्ड द्विकशाभिक बाइफ्लैजिलेट एवं विषम कशाभिक चल बीजाणु बनते हैं। तो देखा बेटा, स्पोरेंजियम से, बीजाणुधानी से क्या बन रहे हैं, जो स्पोर्स का निर्माण हो रहा है, चल बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। और ये चल बीजाणु जो डायग्राम में आप देख रहे हो, ये कैसे हैं, वृक्काकार है, किडनी के आकार के हैं और द्विकशाभिक है, बाइफ्लैजिलेट है। तो ठीक है, अब उचित तापमान पर, अब क्या हो रहा है बेटा, उचित तापमान पर या उचित तापक्रम पर अर्थात 13 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बीजाणुधानी पैपिला वाले स्थान पर फट जाती है एवं चल बीजाणु स्वतंत्र होकर ओस के जल में कशाभिकाओं के द्वारा तैरने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात आधा घंटे बाद लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये चल बीजाणु स्थिर हो जाते हैं। तो आप ये डायग्राम में देख रहे हो, जी डायग्राम में, दीज आर द रेस्टिंग ज़ूस्पोर्स, मतलब चल बीजाणु कुछ समय तक जल में तैरते हैं, लेकिन उसके पश्चात चल बीजाणु स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, और इन चल बीजाणुओं की कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, जैसा कि आप जी डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, अब यह अपने चारों ओर, मतलब चल बीजाणु अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित करके एक पुटिका समान संरचना बना लेते हैं और इस पुटिका युक्त चल बीजाणु का अंकुरण जनन नलिका द्वारा होता है। ये देख रहे हो, अब जो रेस्टिंग जो स्पोर्स हैं वो एक जनन नलिका के द्वारा अंकुरित हो रहे हैं। तो एच डायग्राम में क्या दिखाया है, जर्मिनेटिंग ज़ूस्पोर। तो इस पुटिका युक्त चल बीजाणु का अंकुरण जनन नलिका जर्म ट्यूब के द्वारा, इस पुटिका युक्त चल बीजाणु का अंकुरण जर्म ट्यूब के द्वारा होता है और परपोषी के कवक में प्रवेश करने के बाद यह जनन नलिका कवक जाल का निर्माण करती है। तो कभी कभी बीजाणुधानी के द्वारा चल बीजाणु का निर्माण नहीं होता, बल्कि बीजाणुधानी सीधे ही जनन नलिका के द्वारा अंकुरित होकर परपोषी को संक्रमित करती है, जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई में। तो अब मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख लेना, एक स्लाइड में शेयर कर रही हूँ। तो वो भी अपन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द स्क्लेरोस्पोरा फंगस। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, हाउ द एसेक्सुअल reproduction occurs in Sclerospora. So in Sclerospora, asexual reproduction occurs by sporangia, and the sporangia are born on sporangiophores. So branched sporangiophores of limited growth develop from the fungal hyphae. So each sporangiophore is about 100 micron meter long, rigid, erect, and aseptate and pendant, and all the sporangia born on a sporangiophore are approximately of the same age and are released at the same time. So you are seeing this diagram. This shows the asexual reproduction in Sclerospora. So you are seeing that at the tip of the sporangiophore, sporangia are formed and choridia are formed. So the Sclerospora reproduces asexually by the formation of choridia or by the formation of zoospores. तो अपन क्या देखते हैं अब कि मतलब this is the asexual reproduction in Sclerospora fungus. Now, the sporangia germinate at suitable temperature in water film formed by the dewdrops. So, the protoplast divided
the protoplast of the sporangium divides to form 4 to 8 biflagellate bean-shaped zoospores. देखो इस डायग्राम में दिख रहा है, the sporangia they germinate. The sporangia germinate during the favorable conditions to form the kidney-shaped zoospores, which are biflagellate. And the E diagram shows the protoplast of the sporangium. The protoplast of the sporangium divides to form 4 to 8 bean-shaped zoospores, and these zoospores, they swim in water. The zoospores swim around for a while, and then the zoospores become stationary. The zoospores become stationary. So when the zoospores become stationary, the zoospores get surrounded. The zoospores get encysted, secreting a ball around them. The zoospores swim around for a while, and then the zoospores become stationary and get encysted, secreting a ball around them. Now the zoospore germinates by forming a germ tube, which forms new mycelium. So the sporangia are generally formed in night when relative humidity is high and dewdrops are present on the host surface. So this diagram clearly shows that the sporangium protoplast divides into segments. The sporangium protoplast, it divides, and when the sporangium protoplast divides, it forms the zoospores, and these zoospores are bean-shaped, and these are biflagellate. They swim in water for some time, and after these zoospores come to rest and their flagella are lost. And then these zoospores, which are the resting zoospores, as you see in the G diagram, they germinate by means of a germ tube to form a new mycelium of the Sclerospora fungus. Now I will talk about the sexual reproduction in the fungus Sclerospora. Sclerospora नामक कवक भी लैंगिक जनन कैसे होता है? तो स्क्लेरोस्पोरा के जीवन चक्र में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है. मतलब विषम युग्मकी से क्या समझते हो कि नर जनन संरचना, मेल सेक्स ऑर्गन, नर जनन संरचना पुंधानी कहलाती है, एंथीडियम कहलाती है, जबकि मादा जनन संरचना फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम कहलाती है. तो नर जनन संरचना पुंधानी एवं मादा जनन संरचना अंडधानी के गेमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा युग्मक धानी संपर्क के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है. तो लैंगिक संरचनाओं का निर्माण परपोषी के वृद्धि काल के अंतिम चरण में होता है. अब मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ. We will see structure and development of oogoneum. हिंदी मीडियम वालों के लिए एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, है ना. तो इसमें देखेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्क्लेरोस्पोरा. तो अपन इसमें देखते हैं अंडधानी की संरचना एवं परिवर्धन. ये देखो, पहले मैं डायग्राम को एनलार्ज कर देती हूँ. ये आपको अंडधानी दिख रही है, oogoneum दिख रही है, और ये आपको पुंधानी एंथीडियम दिख रही है. तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? oogoneum. अंडधानी की संरचना एवं परिवर्धन की बात अपन कर रहे हैं. तो कवक सूत्रों में अंडधानियों का निर्माण, oogonia का निर्माण बहुत अधिक संख्या में होता है तथा ये अंतस्थ या अंतर्वेशी क्रम में परपोषी ऊतकों में निर्मित होती है. oogonia अंडधानियों के निर्माण में मादा कवकसूत्र का ऊपरी सिरा अनेक केंद्रकों लगभग 50 केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के एकत्र हो जाने से फूलकर गोलाकार हो जाता है. तो ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा.
तो इसमें क्या बता रही हूँ, पहले ये सुनना कि ये वाला जो डायग्राम है जिसमें कि आप oogonia देख रहे हो, तो ये कैसे बनता है। तो क्या होता है, जो फीमेल कवक सूत्र है, फीमेल हाइफा है, मादा कवक सूत्र, ये एरो घुमा रही हूं मैं, मादा कवक सूत्र का ऊपरी सिरा फूलकर फूलकर गोल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मादा कवक सूत्र के ऊपरी सिरे में लगभग 50 केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाते हैं। तो मादा कवक सूत्र का ऊपरी सिरा फूलकर क्या हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। और जब ये गोलाकार हो जाता है तो यह अनुप्रस्थ पट के बन जाने से शेष कवक सूत्र से अलग हो जाता है। इस प्रकार गोलाकार अंडधानी का निर्माण होता है। ठीक है, अब अंडधानी का जीव द्रव्य 2 भागों में विभेदित होता है। बाहरी भाग रिक्तिका में वह स्पंजी परिद्रव्य पेरिप्लाज्म होता है एवं भीतरी भाग गाढ़े अंडद्रव्य के रूप में दिखाई देता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, डायग्राम को एनलार्ज कर देती हूँ। ये देखना, जो अपना क्या बना, oogonia। तो ये जो oogonia का, ये देखो oogonia का बी डायग्राम में देखना, इसको और एनलार्ज कर देती हूँ बी डायग्राम को। देखो ये बी डायग्राम में जो अपन किसकी बात कर रहे हैं, oogonia का जीव द्रव्य 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग है बेटा, ये लिख रहा पेरिप्लाज्म, जिसको आप परिद्रव्य कहते हो, और एक है ooप्लाज्म, जिसको कि आप अंडद्रव्य कहते हो। तो जो oogonia है, मतलब अंडधानी का जीव द्रव्य 2 भागों में विभेदित हो जाता है। बाहरी भाग आउटर पोर्शन, भारी भाग रिक्तिका में वह स्पंजी परिद्रव्य पेरिप्लाज्म कहलाता है। वह भीतरी भाग, ये देखो भीतरी भाग इनर पोर्शन गाढ़े अंडद्रव्य ooप्लाज्म के रूप में दिखाई देता है। तो अपन कह सकते हैं oogonia के 2 भाग होते हैं। oogonia 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पेरिप्लाज्म एंड ooप्लाज्म। ठीक है, तो पेरिप्लाज्म है और ooप्लाज्म है। तो अंडद्रव्य के कुछ केंद्रक छोटे एवं कुछ केंद्रक बड़े होते हैं, और श्रू की अवस्था अंडद्रव्य से मतलब है ooप्लाज्म के कुछ केंद्रक छोटे एवं कुछ बड़े श्रू की अवस्था में पाए जाते हैं, और परिद्रव्य पेरिप्लाज्म के केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होते हैं, एवं इसके आधे संतति केंद्रक अंडद्रव्य में पहुंच जाते हैं। ये देखो आप देख रहे हो पेरिप्लाज्म एंड ooप्लाज्म। तो क्या बता रहे हैं कि जो पेरिप्लाज्म है परिद्रव्य है, ये परिद्रव्य है, परिद्रव्य के केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होते हैं, एवं इसके आधे संतति केंद्रक अंडद्रव्य में पहुंच जाते हैं। तो सी डायग्राम देखो, लेकिन परिपक्व अंडधानी मैच्योर oogonia परिपक्व अंडधानी के अंडद्रव्य में एक ही केंद्रक शेष रह जाता है। ये देख लो, एक ही केंद्रक शेष रह जाता है, बाकी सब केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। तो बचा हुआ केंद्रक अंड या मादा युग्मक को निरूपित करता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा हाउ द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ oogonia इन स्क्लेरोस्पोरा फंगस। अब देखते हैं इंग्लिश में, इसको भी लेते हैं बेटा, हिंदी का तो हो गया, इंग्लिश का भी लेते हैं। हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द स्क्लेरोस्पोरा फंगस। तो we can study about the Sclerospora fungus। ठीक है, तो sexual reproduction in Sclerospora fungus is the sex organs in Sclerospora are formed in the intercellular spaces
of the host tissue. तो the fungus Sclerospora is heterogamous. फंगस कैसी है? It is heterogamous. मतलब क्या मतलब है? The male sex organ is called as antherium, and the female sex organ in Sclerospora is called as oogonium. Female sex organ is called as oogonium. So, beta, the oogonium is multinucleate. Oogonium is multinucleate and spherical in shape, and oogonium is formed at the tip of the fungal hyphae. तो ये आप डायग्राम दिखाते हैं, उसमें पहले दिखा दिया था. मतलब oogonia is spherical and it is multinucleate. ये देखो, इसको enlarge कर देती हूँ. This is a diagram. This is the oogonium. This is the oogonium. तो oogonium कैसा है बेटा? It is multinucleate and this oogonium is spherical in shape, and oogonium is formed at the tip of the fungal hyphae. So initially about 40 to 50 nuclei are formed, and these nuclei are distributed in the cytoplasm. तो ये देख रहे हो, initially only 40 to 50 nuclei are formed, and these nuclei are uniformly distributed in the cytoplasm. ठीक है. Later meiosis occurs and large number of nuclei are formed. Most of the nuclei come to lie in central region, which is called as ooplasm. मतलब ooplasm is a central region. So most of the nuclei come to lie in the central region called as ooplasm, and peripheral region in which there are less nuclei, and this peripheral region is called as periplasm. Finally, all the nuclei except one degenerate. Finally, all the nuclei except the egg nucleus degenerate. तो अपन ये देख रहे हैं development of oogonium in the Sclerospora fungus. Development of, बेटा आवाज दिया है, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम इन द स्क्लेरोस्पोरा फंगस. ठीक है. ये जो मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश मीडियम वालों को, अंजलि मीना को एडमिट कर रही हूँ. ओगोनियम इज मल्टी, मतलब ओगोनियम. बेटा आवाज आ रही है? मैम गर्ल्स को बोलो अदर माइक बंद कर दे. हाँ बेटा माइक क्लोज करो, बेटा माइक क्लोज कर दो, इसने भी खोल रखा है. तो बेटा जो ओगोनियम है, इसमें स्क्लेरोस्पोरा कवक में इट इज मल्टीन्यूक्लिएट एंड स्फेरिकल, and the oogonium is divided into two parts. The central part is called as ooplasm, and the peripheral region is called as periplasm. ठीक है. तो ooplasm and the periplasm are the two regions in which the oogonium is differentiated in Sclerospora. So all the nuclei except one, the egg nucleus, degenerate. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक आ गया है? किसको कोई क्वेश्चन है? किसके पास कोई क्वेश्चन है तो आगे चले बेटा. कल अपन करेंगे इसी का. एक डिजीज फैलाती है, ये डिजीज फैलाती है. कौन सी डिजीज है ये? फैलाती है व्हाइट रस्ट या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा की बात करेंगे. यहाँ तक आ गया समझ में सबको? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो इसमें, नहीं तो मैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम भी ले लेती हूँ अभी. अच्छा, अब आपको स्लाइड दिखाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एंड एंथेरियम. ठीक है. अब देखना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्क्लेरोस्पोरा कवक में पुंखानी की संरचना व परिवर्धन. स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथेरियम इन स्क्लेरोस्पोरा. तो ये देख लो, एंथेरियम दिख रहा है अपन को. तो अंडधानी के पास अवस्थित दूसरे कवक सूत्र, नर कवक सूत्र पर पुंधानी का विकास होता है, और कवक सूत्र का ऊपरी सिरा फूलकर एक मुग्दराकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है. इसमें कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य एवं लगभग 4 से 8 केंद्रक पाए जाते हैं. तो ये देख लो बेटा, जो कवक सूत्र है, हाइफा है,
उसका ऊपरी सिरा फूलकर गोलाकार हो जाता है या मुग्दर आकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसमें कुछ मात्रा में लगभग 4 से 8 केंद्रक एकत्रित हो जाते हैं व कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो पुंधानी भी आधारीय भाग पर एक अनुप्रस्थ पट, ये देख रहे हो, एक अनुप्रस्थ पट के द्वारा शेष कवक सूत्र से अलग हो जाता है। अब इसके केंद्रकों में, अब पुंधानी के केंद्रकों में विभाजन होता है, लेकिन बाद में एक केंद्रक को छोड़कर शेष सभी केंद्रक विलुप्त हो जाते हैं। बचा हुआ केंद्रक नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। तो बचा हुआ मतलब पुंधानी में बेटा मैंने बताया 4 से 8 केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन बाद में केवल एक ही केंद्रक बचता है और बाकी सभी शेष केंद्रक न्यूक्लियाई विलुप्त हो जाते हैं और बचा हुआ केंद्रक नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसी प्रकार मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बता देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम, डेवलपमेंट ऑफ, ये तो हिंदी की आ गई, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम इन, तो एंथ्रेडियम कैसा होता है बेटा? एंथ्रेडियम इज multinucleate. It is, anthedium is multinucleate in Sclerospora and anthedium is club shaped and anthedium develops close to the oogonium. So the cytoplasm with a number of nuclei inflow in hyphal tip and it gets separated from the rest of the mycelium by transverse septum. मतलब the cytoplasm with a number of nuclei inflow in hyphal tip and it gets separated from the rest of the mycelium by transverse septum. Now the nucleus undergoes mitotic and meiotic division, but finally only one nucleus is left. So the male nucleus is transferred to the oogonium by a fertilization tube. ये देखना बेटा, इसमें बताया था, इसको भी इलाज कर देती हूँ लास्ट में। मतलब ये वाला है ओगोनियम, मतलब the male nucleus is now transferred into the ooplasm by means of a fertilization tube. In this diagram, K diagram, you see a small fertilization tube. So the male nucleus is transferred in the oogonium by means of a fertilization tube. This is the fertilization tube. तो अपन कल और ले लेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। कल ये चलेगा, फिर कल के बाद ये खत्म हो जाएगा। It will finishes the Sclerospora, है ना, and then we will move towards another fungus called as Aspergillus. हम वो भी करेंगे। पैजाइजा भी कंप्लीट हो गई, अल्टरनेरिया हो गया, कल अपना ये स्क्लेरोस्पोरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अपन करेंगे एस्परजिलस। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। हाँ, वन मोर अनाउंसमेंट मैं आपको कर रही हूँ कि आज पास कोर्स वाले जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए लास्ट डे है। अपना फॉर्म जो ऑनलाइन में आपने फिलअप किया है, उस ऑनलाइन फॉर्म की फोटो लेकर, ऑनलाइन फॉर्म को लेकर जो कंप्लीटली फिल्ड है, आज कॉलेज में उसकी हार्ड कॉपी जमा करा दें पास कोर्स के स्टूडेंट्स, और अपनी फीस भी जमा करा देगा। ड्यू फीस है, केवल ट्रांसपोर्ट फीस को छोड़कर पास कोर्स वालों के लिए है, ठीक है। तो जो भी हाँ बेटा, ये अनाउंसमेंट जरूरी था तो मैंने कर दिया। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम, जो मेरा ऑनलाइन जो फॉर्म डिपॉजिट हुआ है ना, हाँ हाँ, तो उसमें एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई बेटा? मैम, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और उसमें हिंदी मीडियम का हो गया, तो वो चेंज हो सकता है क्या? इंग्लिश मीडियम के हो तो उसे मीडियम की जगह आप हिंदी तो लिख सकता है, वो उससे कह देना, क्योंकि ऑनलाइन में तो कंप्यूटर से भरते हैं बेटा, है ना। ऑनलाइन में तो सबमिट हो गया फॉर्म। सबमिट हो गया? यस मैम।
तो बेटा ये तो फिर आपको कॉलेज से ही पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर सबमिट हो गया तो आप हार्ड कॉपी तो निकलवा ही ली होगी, आपने निकलवा ली, हार्ड कॉपी निकाल के सबमिट कर दिया आपने? नहीं मैम, सबमिट नहीं हुई अभी तक तो आज कॉलेज में। सबमिट तो करो उसको। फिर वैसे तो आप इंग्लिश मीडियम में दे पाओगे, लेकिन आप कह रहे हो ना हिंदी मीडियम में हो गया ये, तो या तो न्यू फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको। जब आपका न्यू फॉर्म, मतलब आप न्यू फॉर्म ऑनलाइन से करो, लेकिन अब आज तो डेट, आज तो हो ही नहीं सकता, तो आप तो जमा कराना तो पहुंच ही जाओ बेटा। और फिर प्रमोद सर से एक बार पूछ लेना कॉलेज में। तो मैम मीडियम कैसे चेंज होगा फिर? मैं हिंदी में तो कुछ लिखना आता ही नहीं है मेरे को। हिंदी में नहीं आता ना, तो या तो मेरे ख्याल से तो या तो आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या फॉर्म फिलअप हो गया तो आप इंग्लिश में तो दे सकते हो, उसमें इतना नहीं, मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ता है। आपने हिंदी में लिख दिया ना मीडियम, आप कहना चाह रहे हो मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, देन यू कैन राइट इन इंग्लिश। मेरे ख्याल से तो मतलब 99% तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि आपने फॉर्म आप इंग्लिश मीडियम के हो, अब फॉर्म आपने ऑनलाइन हिंदी लिख दिया, आपने आपका लिख दिया हिंदी मीडियम, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो, जैसे मैं समझती हूँ 98%। फिर भी इसको कंफर्म कर लो एक बार नूतन जी से या प्रमोद सर से, एकता जी से, है ना बेटा? मेरे हिसाब से मैम 98%। लास्ट डेट कब है मैम फॉर्म सबमिट लास्ट डेट करवाने की आज ही वैसे? जमा करानी है बेटा, आज ही। मैं जितनी बार अनाउंस कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, आज ही जमा कराए। आज 3 बजे से पहले पहले आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है बेटा, उसकी हार्ड कॉपी ले जाए फिलअप करे हुए फॉर्म की, और उसको कॉलेज में 3 बजे से पहले पहले महारानी गर्ल्स कॉलेज पे जमा करा दें। और अगर किसी की भी पास कोर्स वाले की कुछ ड्यू फीस है तो उसको भी जमा कराएं, सिवाय ट्रांसपोर्ट की फीस के अलावा, है ना बेटा? ओके मैम। सभी पास कोर्स वाले के लिए है ये अनाउंसमेंट, ठीक है।